नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 24 के लोकसभा चुनाव की और खास विपक्ष की तैयारियों की, क्योंकि आज दो अहम राजनीतिक घटनाएं हुई, बैठकें हुई, रैली भी हुई। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी, आज उसका स्थापना दिवस है, 138वां स्थापना दिवस। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज इकट्ठा हुए नागपुर में, वहां बाकायदा एक रैली भी की। अब नागपुर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताता हूं। ये तो अब सब जानते हैं कि आरएसएस का मुख्यालय है वहां पर, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन यहीं पर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। इसके अलावा इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने यहां पर रैली की थी 1980 में, जब जबरदस्त वापसी की इंदिरा गांधी ने। और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसे हम कहते हैं, गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था। और एक और ट्रिविया, यह दिलचस्प है, अब तक कुल मिलाकर 18 बार चुनाव हो चुके हैं। और नागपुर में लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, 1952 से जो प्रक्रिया शुरू हुई, 13 बार नागपुर से कांग्रेस पार्टी जीती है। और 1980 जब बीजेपी अस्तित्व में आ गई थी, उसके बाद 11 बार चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी दरअसल यहां पर सिर्फ 3 बार जीत पाई है। तो ये तो नागपुर की बात हो गई। लेकिन यहां पर रैली करना, यहां पर अपना स्थापना दिवस मनाना, संदेशों से चलती है, संकेत से चलती है राजनीति। क्या एक बड़ा संदेश कि आपके गढ़ में, आपके किले में खड़े होकर हम ललकारेंगे, और ललकारा भी आज राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में गुलामी की प्रवृत्ति है। किसी सांसद का जिक्र किया कि मैं तो घुटा हुआ महसूस कर रहा हूं, हम तो गुलाम बन गए हैं। और अपनी पार्टी को, अब ये भी देखिए दिलचस्प बात है, अपनी पार्टी को उन्होंने लोकतांत्रिक बताया। जिस पार्टी के बारे में आला कमान कल्चर वहीं से इजाद हुआ था। और बात उन्होंने कही कि यह विचारधारा की लड़ाई है, गुलामी की, विभाजनकारी जो विचारधारा है उसके सामने न्याय, सम्मान की, भागीदारी की विचारधारा को वो आगे बढ़ाने की पैरवी करते हुए दिखाई दिए, जिसमें जातिगत जनगणना की बात की, पिछड़ों की बात की। और भारत न्याय यात्रा का ऐलान तो कर दिया है कांग्रेस ने। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे और यह मुकम्मल होगी 20 मार्च को। मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी। और जो ये न्याय है, NYAY, जो मेरी अंदर की जानकारी है, इसे भी N को जोड़ा जाएगा नारी से, Y को युवा से, A को अन्नदाता से, और आखिरी Y का अभी मन नहीं बना पाए कि क्या करेंगे इसका। पर नारी, युवा और अन्नदाता, इस पर जोर रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का। यहां पर तंज भी कसा कि तिरंगा लहराने से गुरेज परहेज करता आया 50 साल तक। नागपुर के मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहराया आरएसएस ने। ये तिरंगे को सलूट नहीं करते, नफरत की दुकान खोल रखी है। और हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी और आरएसएस से क्या डरेंगे। तो विचारधारा का पुट तो सामने ला रहे हैं, लेकिन वो विचारधारा क्या है? मोहब्बत की दुकान खोलना, सबका सम्मान करना, ये ऑल एनकम्पसिंग विचारधारा है, या उधर विपक्ष की बात करें, मतलब राजनीतिक विपक्ष की बात कर रहा हूं, बीजेपी की, तो बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल साफ है। हिंदुत्व उन्होंने पकड़ रखा है। कांग्रेस अभी कंफ्यूज्ड है। 3 राज्यों के चुनाव में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ सॉफ्टली हिंदुत्व की लाइन पकड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वही काम भूपेश बघेल कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता स्वीकारा जाए ना स्वीकारा जाए, अभी इसमें दिक्कत है। सनातन धर्म के बारे में
कुछ कह देते हैं दक्षिण के घटक इंडिया के, तो कांग्रेस असमंजस में आ जाती है। तो विचारधारा में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या वो अभी तलाशनी ढूंढनी बाकी है? राहुल को लगता है वो सही राह पर चल रहे हैं। ये बात क्या वो देशवासियों को, आपको, जनता जनार्दन को भी समझा पाएंगे क्या? पर इसमें अब इंडिया की बात भी ले आता हूं। जो भारत न्याय यात्रा है वो विशुद्ध राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा है। आज यह साफ किया गया कि जिन जिन राज्यों से निकलेगी वहां पर जो हमारे सहयोगी होंगे, विपक्षी खेमे के और जो प्रमुख दल होंगे, उन्हें न्योता दिया जाएगा। कल मेरे ही कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के केसी त्यागी, उन्होंने कहा अगर ये भारत न्याय यात्रा पूरा इंडिया गठबंधन निकालता तो कहीं बेहतर होता। और उसी में एक कड़ी आज और हमें देखने को मिली। कांग्रेस स्थापना दिवस नागपुर में मना रही है और दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक कर रही है जेडीयू। और यहां पर कयासों का बाजार, और बल्कि मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, अफवाहें भी जोर पकड़ती दिखाई दी। नीतीश वापस बीजेपी में चले जाएंगे जी, ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया जाएगा, नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, टूट जाएगी फूट जाएगी जेडीयू, ललन सिंह की बहुत ज्यादा नजदीकी हो रही है लालू प्रसाद यादव से। आज पहले दिन की बैठक के बाद कल कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा। जो मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार ने बाकायदा उस राजनीतिक प्रस्ताव में एक पैरा और ऐड करवा दिया। और पैरा क्या था या क्या है, कल आपके सामने ये खबर आएगी कि हम जब भी गरीबों की, गुरबों की, हाशिए पर पड़े लोगों की, पिछड़ों की, दलितों की बात करते हैं, बीजेपी सनातन की बात करने लग जाती है। ये विभाजनकारी लोग हैं, इनको किसी भी कीमत पर हटाना होगा। तो नीतीश और ये सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट से खबर जो चली थी, क्या ये औंधे मुंह गिरती है? इस बात पर नीतीश ने बाकायदा ये पैरा ऐड करवाया है। और कल के राजनीतिक प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन की भी बात होगी, बंटवारे का, सीटों की बंटवारे का एक फॉर्मूला भी सामने आएगा, और बीजेपी की 9.5 साल की नाकामियों का एक बाकायदा लंबा चौड़ा लेखा जोखा भी उसमें शामिल किया जाएगा। पर सवाल अभी ये कि इंडिया के लोग साथ क्यों नहीं बैठ जाते? अंदर खाने कहीं दिक्कतें चल रही हैं कि भाई नीतीश और लालू में कुछ ठनी हुई है, या नीतीश अब कह रहे हैं कि बीजेपी को किसी कीमत पर हराना है और हम फॉर्मूला देंगे। वो फॉर्मूला क्या ममता बनर्जी को या अखिलेश यादव को मान्य होगा, कबूल होगा? ये अभी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इंडिया खेमे से साफ तौर पर मिलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बॉक्सेस राइट टिक कर रहे हैं जी, यात्रा पर निकलेंगे, अच्छी बात है, विचारधारा की बात हो रही है, अच्छी बात है, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम, मुद्दे सबसे बड़े क्या होंगे? 2 मुद्दे हैं, 3 मुद्दे हैं, संयोजक कौन है? प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब एक आम सहमति बनती दिख रही है विपक्षी खेमे में कि ये तो चुनाव बाद भी तय कर लेंगे। तो वो क्लैरिटी आ पाएगी, जबकि बीजेपी 2,55,000 पंचायतों में वो जाने का मन बना चुकी है। गारंटी की गाड़ी वो चलाएगी। तो भरोसे की एतबार किस पर ज्यादा, यह सवाल भी वो उठाने वाले हैं। और गारंटी दरअसल कांग्रेस का शब्द था, इसे कोऑप्ट कर लिया है बीजेपी ने। खबर यह भी आ रही है कि कहां इंडिया अभी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी सामने नहीं लेकर आ पाई है। वो कब होगा बंटवारा, वो तो दूर की कौड़ी है अभी। और बीजेपी अपने तमाम बड़े दिग्गजों के नाम अगले महीने के अंत तक ऐलान कर देगी। चुनावों की घोषणा 10-12 मार्च तक होने वाली है। तो यहां पर तैयारी की भी बात है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए, राहुल गांधी ने क्या हुंकार भरी, पलटवार क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने, सुनिए। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है,
क्योंकि इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान की जनता की आवाज को सुनना होगा, नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। की थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। देखिए, राजनीति में दिलचस्प ये भी होता है क्या चीज उठाई जाए, कैसे उठाई जाए। अब कुर्सियां गिन रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उनकी बात माने कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहला सवाल, नागपुर में राहुल, दिल्ली में नीतीश, यह है विपक्ष का मिशन 24। और 24 की लड़ाई विचारधारा पर आई। चर्चा में मेरे साथ आज कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि तू मैं में दरअसल कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और बहुत सारे पेंच हैं। जो राजनीति का खेल अब जो शुरू हुआ है, वैसे भी राजनीति में बहुत पेंच होते ही हैं। मेरे साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, विजय त्रिवेदी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस से भी जुड़े रहे पंकज शर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और पंकज, देखिए, अब जो ये लड़ाई है, कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक और बीजेपी आज की तारीख में दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी पार्टियों में से एक। तो नागपुर तो आपने चुन लिया, गुलामी की मानसिकता, विचारधारा की लड़ाई, न्याय यात्रा जो मैंने जिक्र किया, बॉक्सेस तो राइट टिक हो रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर कोई खांचा सांचा सामने आता दिख रहा है कि विपक्ष देगा क्या, किस बात पर वोट मांगेगा 24 में? विपक्ष वोट मांगेगा जो अन्याय हो रहा है पिछले एक दशक से इस देश में हर तबके के साथ, उसको दूर करने के लिए वोट मांगेगा। विपक्ष वोट मांगेगा जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, संवैधानिक संस्थाएं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं, उसको स्मूथ बनाने के लिए विपक्ष वोट मांगेगा। विपक्ष के पास अपने मुद्दे साफ हैं और ये जो नागपुर की रैली है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संदेश लेकर आई है। संदीप जी, जैसा आपने खुद भी कहा कि आरएसएस के गढ़ में जाकर के ये रैली की गई है, इससे ये स्पष्ट संदेश गया है कि विचारधारा की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। वो विचारधारा क्या है, उस पर क्लैरिटी है क्या कांग्रेस में? कांग्रेस की विचारधारा क्या है ये तो पूरा देश जानता है। नहीं जानता है, कंफ्यूजन है। ये देखिए, यही अहम सवाल है। ये देखिए, ये 2+2 वाला गणित का खेल नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, एक क्लैरिटी थी, पर आज की तारीख में उसमें असमंजस है। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नहीं, कोई असमंजस नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है ये पूरा देश जानता है, कांग्रेस के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सनातन को लेकर क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, उस पर घबराहट हो जाती है। एक विपक्ष की साझा रैली होने वाली थी भोपाल में, जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, कमलनाथ पीछे हट गए, वो सॉफ्टली हिंदुत्व हो गए। प्राण प्रतिष्ठा में न्योते को कबूलें, स्वीकारें या अस्वीकार दें, ये और बीजेपी देखिए फंसाती है। हर राजनीतिक दल का ये काम होता है कि विरोधी को फंसाए। सनातन के मसले पर कोई ऊहापोह नहीं है। जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसके आमंत्रण को लेकर कोई ऊहापोह नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती रामलला की, अगर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा होता तो विपक्ष के सारे राजनीतिक दल जाते, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह तो हो नहीं रहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन हो रहा है। जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को निमंत्रण पत्र बांटने का अधिकार तक नहीं है। कौन निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं ये आपको भी पता है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी खुद जो है वो फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी हैं। पीएमओ में बैठा एक अनौपचारिक समूह ये सब काम कर रहा है। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं
उनको कोई पूछ नहीं रहा। सारा जो संचालन है वो निर्माण समिति के नृपेंद्र मिश्रा जी के हाथ में है। उनके साथ में जो 3 IAS ऑफिसर हैं उस समिति में, उनके हाथ में है। एक रिटायर्ड डीन है दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के। आप बाल की वो खाल है। निकाल रहे हैं पंकज। सवाल बिल्कुल सीधा है, भाई हिंदुत्व के सहारे हैं हम, पक्के सेकुलर हैं, हम लिबरल वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। अनुच्छेद 370 सही हटाया गया नहीं हटाया गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तस्दीक कर दी। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें क्या कांग्रेस को अपनी पोजीशन रिविजिट या क्लैरिफाई या और क्लैरिटी देने की जरूरत है क्या? देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ से अपने सारे चीज़ों को स्पष्ट किए हुए है। ये कन्फ्यूजन फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जानबूझकर करते हैं कि कांग्रेस इन मसलों पर स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस का रुख तो पूरी तरह स्पष्ट है। 370 पर स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है। सनातन के मसले पर स्पष्ट है, पहले भी स्पष्ट था। कोई सनातन विरोधी तो है नहीं, कांग्रेस कैसे सनातन विरोधी हो सकती है? और जो सनातन है उन मूल्यों की रक्षा का ठेका कोई भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। यही बात दमदार तरीके से कहने की दरकार है क्या? हाँ है, कहनी चाहिए। अगर कहीं इसमें कमी हो रही है तो कमी नहीं हो रही, और जोर से कहना चाहिए, और जोर से कहना चाहिए। और इस मामले में कोई विचलन नहीं आना चाहिए। सनातन संस्कार जो हैं, जो शाश्वत मूल्य हैं, वो तब से चले आ रहे हैं। और जब मैं विचारधारा की बात करता हूं, विचारधारा में अगर 28 दल हैं इंडिया गठबंधन में, तो वो साझा न्यूनतम कार्यक्रम आ जाए और सीधा उसमें क्लैरिटी हो जाए। भाई एनडीए बना था तो उसमें क्लैरिटी थी ना कि बीजेपी के सबसे 3 प्रिय जो मुद्दे थे, वो 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या राम मंदिर, उसको हाशिए पर डाला अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो वो क्लैरिटी वो अकेले नागपुर में कांग्रेस के दम भरने से और यहां अपनी कार्यकारिणी नीतीश अलग से कर रहे हैं, उससे कैसे हो पाएगा संभव? देखिए, ये जो इंडिया समूह के राजनीतिक दल हैं, इनको जिम्मेदारी और गंभीरता से काम तो लेना होगा। और ये सब जो आपने मसले उठाए हैं, इन पर भी जल्दी से जल्दी कोई फैसला करना होगा। क्योंकि ये बात मैं आपकी सही मानता हूँ कि एकजुटता के मामले में जो संदेश जाना चाहिए वो उतनी गति से नहीं जा पा रहा है। उसको और तेज़ गति से पहुँचाने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा आपने कहा, चुनाव मार्च के महीने में शायद शुरू हो जाएगा, चुनावों का पहला चरण। 10 मार्च को पिछली बार ऐलान हो गया था तारीखों का। तो और इसीलिए इन्होंने ये जो राम मंदिर है इसको भी शेड्यूल उसी तरह से किया है। 24 जनवरी से एक मंडल। भाई वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी तो अपनी तैयारी करनी होगी ना। जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और मैं आपकी ये बात मानता हूं कि इस मामले में चूंकि इंडिया समूह का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस है और आगे भी उसकी जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा रहेंगी, तो उसको इस मामले में बहुत तेज़ी से पहलकदमी करनी चाहिए और बहुत संजीदा तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेकर। और ये जो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, इनको तुरंत दूर करना चाहिए। विजय, नागपुर में राहुल, दिल्ली में नीतीश, यही है विपक्ष का मिशन 24? ये पहला सवाल है हमारे आज का कार्यक्रम का। बिल्कुल ठीक बात है, यही तो कन्फ्यूजन है। आपने बहुत सारे सवाल कन्फ्यूजन को लेकर किए। कांग्रेस जो दिल्ली में मुख्यालय जिसका है, वो नागपुर में अपना अधिवेशन करे, स्थापना करे, अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं है। और नीतीश कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मतलब दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन तो नहीं है, समन्वय नहीं है ना। वो समन्वय समिति ही नहीं बनी, कहाँ गई वो समन्वय समिति? फिर आरएसएस को लेकर विचारधारा की लड़ाई, जैसे कहा राहुल जी ने कहा, विचारधारा की लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है। लेकिन आपकी विचारधारा क्या है जिसका आपने जिक्र किया? क्या आप सनातन पर स्टैंड क्लियर है आपका? क्या आपका हिंदुत्व पर स्टैंड क्लियर है? क्या आपका राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने पर स्टैंड क्लियर है? पूरे इंडिया का, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का? नहीं, यहाँ पर बच रही है क्या कांग्रेस? देखिए, राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, पर क्लैरिटी से दम ठोककर, ताल ठोककर कहना पड़ेगा दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। वही बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की जो खास बात है कि आप उसे पसंद करें, तात्कालिक नफे नुकसान में जाओगे तो बीजेपी खा जाएगी, वो खा जाएगी। सीधी सी बात। बिल्कुल, कांग्रेस के पास या इंडिया गठबंधन के पास अभी क्लैरिटी नहीं है। और फिर आप बात कर रहे हैं नागपुर में रैली की आपने, वहां पर कौन है सबसे बड़ा आरएसएस के हेडक्वार्टर के अलावा? दीक्षा भूमि है, भीमराव अंबेडकर है, जिनको लेकर आप दिन रात करते हैं। आप वहां 22 प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञाएं हैं। तो भीमराव अंबेडकर के सामने खड़े होकर
कर लेते कि भाई ये विचारधारा की लड़ाई है, हाँ। आरएसएस वर्सेस भीमराव अंबेडकर। बताइए आप वो 22 प्रतिज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और बीजेपी से पूछिए वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जिनको वो अब अपना प्रतीक के तौर पर पेश करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मध्य को। प्रदेश के चुनाव में आप सनातन के इशू पर जाकर इंडिया गठबंधन की रैली वहां नहीं करते हैं। एक जो शास्त्री जी हैं उनकी वहां पर सभा वो करवाते हैं, कथा करवाते हैं, वो सब करवा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है जिसमें वो दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों ही नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। कमलनाथ को भी आशीर्वाद दे दिया, शिवराज सिंह चौहान को भी दिया, वो नहीं दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपनी विचारधारा पर क्लैरिटी नहीं है। आपने नागपुर का जिक्र किया, नागपुर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, जैसे 1920 का जिक्र आपने किया है। नहीं, ऑप्टिक्स अच्छे हैं, ऑप्टिक्स से काम नहीं चलता ना। इंदिरा गांधी वहां पर अध्यक्ष बनी गई थी, यूएन डेबन ने वहीं पर उनको इंदिरा गांधी का नाम दिया था। फिर 1920 वाला जो है बड़ा अधिवेशन है जिसमें असहयोग आंदोलन की बात की, और हेडगेवार भी वहीं पर थे। नागपुर अधिवेशन की बहुत चर्चा, क्या उस पर कुछ काम हुआ है? फिर जो अभी बात हो रही है, आपने कहा कि 13 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, क्यों ऐसा हुआ? और 13 में जो 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, उसमें भी 96 में जो बनवारी लाल पुरोहित जीते वो कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के सांसद रहे उससे पहले। तो वो भी, तो उसको भी मैं माइनस करके रखता हूं। तो दो ही जीते, 2 चुनाव जीते हैं, 2014 और 2019 नितिन गडकरी ने। लेकिन आज आपको पता है वहां पर 54% वोट है भारतीय जनता पार्टी का, 54% वोट से नितिन गडकरी जीते हैं। क्या आप उससे, और 33% थे पटोले साहब वहां पर इलेक्शन लड़े थे 19 का। तो क्या वो 20% को नागपुर की बात कर लें, क्या नागपुर में आप लड़ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने, जो आपने जिक्र किया, वो 160 सीटें जिन पर वो हार रही है या कमजोर है, उसकी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली, अपने उम्मीदवार, अपनी तैयारी, किसको भेजना है, वो सारा काम किया। और विचारधारा पर वो खड़े होकर, आज आप कहने कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट नहीं कर रहा, पीएमओ कर रहा है, कौन कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने स्टैंड पर क्लियर है ना। आपको उन्होंने फंसा दिया, आप कह देते कि हम नहीं जाएंगे इसमें, अभी तक पता ही नहीं है इंडिया गठबंधन में। डिंपल यादव कह रही है कि हमको बुलाएंगे तो हम जरूर चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी का भी पता नहीं है। आपने सही बात कही, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, पूरे वो 28 दलों का जो गठबंधन है वो एक सुर में कब बोलेगा जी? और बिना एक सुर में बोले एक सुर में लड़ेंगे कैसे? हाँ, अभी तो पता ही नहीं है ना कि वो लड़ना। मैं बार-बार कह रहा हूं, दयानिधि मारन अगर ये कह दें कि जी बिहारी तो वहां पर शौचालय साफ करने के लिए आते हैं जी, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार रहे हैं। और अभी कन्नड़ भाषा का वहां पर कर्नाटक में विवाद हो गया, उस पर भी कांग्रेस का क्या स्टैंड क्लियर है? वहां पर सरकार है कि वो कन्नड़ भाषा के साथ जाना चाहते हैं या हिंदी और कन्नड़ को साथ ले जाना चाहते हैं, हिंदी अंग्रेजी, जो भी स्टैंड है। मैं कह रहा हूं, लालकृष्ण आडवाणी ने जो एक शब्द दिया था स्यूडो सेक्युलरिज्म, वो शब्द आज उससे ज्यादा मजबूत हो गया इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म की लड़ाई पर खड़े नहीं है मजबूती से। मैं कह रहा हूं, आप जो सेक्युलरिज्म की लड़ाई पर चलना चाहते हैं उस पर खड़े क्यों नहीं है? क्यों आपका वोटर, क्यों आपका कार्यकर्ता देख रहा है कि भाई साहब कुछ तो ये नारा गढ़ देने से कि हैं तैयार, हम किस चीज के लिए तैयार हैं और वो तैयारी क्या है? वो नारा गढ़ने से तो लड़की लड़ सकती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसका नतीजा आपने देख लिया ना। 2 सीटें आई, 2 सीटें आई है, 2.36% वोट बैंक रह गया। नारा है और वहां एनडीए जो है तैयार हो गया है, वो बिना नारे के तैयार हो गया 2024 की लड़ाई के लिए एक मजबूत तरीके से। अभय दुबे, आप शिक्षाविद भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार होने के अलावा, अब वो अगर मैं कहूं, देखिए कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है क्या कि वो होता है ना कि इम्तिहान आया तो कोई छात्र दुनिया भर की माशाल्लाह जो सबसे बेहतरीन किताबें हैं, कोर्स बुक्स हैं और बाकी रेफरेंस बुक्स, वो सब उठा लाया और सजा दी अपनी टेबल पर, तो क्या डिस्टिंक्शन मिल जाएगी या उन्हें पढ़ना पड़ेगा और फिर जो ज्ञान प्राप्त किया है वो लिखना पड़ेगा, यानी कि यहां राजनीतिक जमीन पर उतारना पड़ेगा? संदीप जी, मैं एक बात आप सब लोगों से पूछता हूं, पार्टियों की विचारधाराएं होती हैं, मोर्चों की विचारधाराएं नहीं होती हैं, गठबंधनों की विचारधाराएं नहीं होती। कोई गठबंधन विचारधारा के आधार पर कभी नहीं बनता। उसमें तरह तरह की विचारधाराओं के लोग आते हैं और उनकी विचारधारा या उनकी जो एक आवाज जिसका हम सब लोग जिक्र कर रहे हैं, वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बनती है। वो उन गठबंधनों का घोषणा पत्र होता है। गठबंधन एक कारगर किस्म का जमावड़ा होता है और जो न्यूनतम और अल्पकालीन लक्ष्यों के लिए उसको बनाया जाता है। विचारधाराएं दूरगामी लक्ष्यों के लिए बनती हैं। तो ये कांग्रेस को अपने आप से पूछना चाहिए, पहली तैयारी, ये उन्होंने अपना स्थापना दिवस मना लिया, वो ठीक है, पहली तैयारी तो ये होनी चाहिए थी कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनता
वही गठबंधन के सभी दलों का घोषणा पत्र होता है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, इसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहते हैं कि गठबंधन के सारे घटक दल एक आवाज में बोलें, वो एक आवाज में कैसे बोलेंगे? उनके पास उसका कोई आधार नहीं है। बहुत आसान है, सोनिया गांधी 9 मुद्दे लोगों के सामने पेश कर चुकी हैं। वो 9 मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं, घटक दल, कोई भी घटक दल उनके खिलाफ नहीं जाएगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं उनसे पूछा जा सकता है कि आपके विशिष्ट मुद्दे कौन से हैं, वो 9 मुद्दों में शामिल किए जा सकते हैं। और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम आनन फानन में सबकी सहमति से मतैक्य के साथ बनाया जा सकता है और उसको राष्ट्रीय मंच पर रखा जा सकता है। देखिए, आज का दिन और निकल गया, कल का दिन भी इस तरीके से निकल जाएगा। समय बहुत ही कम है। आप एक आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे, उसका प्रचार करने में, लोगों तक उसे पहुंचाने में, ऊंची आवाज में राष्ट्रीय मंच पे बोलने में आपको समय चाहिए। आपको भारतीय जनता पार्टी का जो एक खुशनुमा हैप्पी नैरेटिव है, एक फील गुड नैरेटिव है, जो प्रधानमंत्री मीडिया की मदद से लगातार चलाते रहते हैं, उसके समांतर आपको भी एक समांतर कहानी कहनी है सारे देश में। अरे, कांग्रेस का शब्द था गारंटी, कर्नाटक में बखूबी इस्तेमाल किया, उसको उड़ा ले गई बीजेपी और कांग्रेस देखती रह गई है। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत एक लंबी बात हो जाएगी, मैं उसको बहुत संक्षेप में ये कह रहा हूं। जब इंडिया गठबंधन बना था तो बहुत उम्मीदें थी, वो उम्मीदें धीरे धीरे करके एक तरह के मुरझाएपन में बदलती जा रही हैं। इंडिया गठबंधन से पहले 2 मोर्चे थे गैर भाजपा दलों के, एक महाराष्ट्र में और एक बिहार में। इन दोनों मोर्चों में इंडिया गठबंधन ने कौन सी नई चीज जोड़ी है? इसके अलावा देश में जो गैर भाजपा राजनीति है उसमें कौन सी नई चीज आज तक जोड़ी है? जो पहली मीटिंग में जो जेनरिक किस्म की बातें हुई थी, वही जेनरिक किस्म की बातें की जा रही हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो अपना सर्वे किया, उसमें भी आपने बिहार और महाराष्ट्र का जिक्र किया। वहां पहले से ये गठबंधन है विपक्ष का, तो वो भारी पड़ रहा है बीजेपी पर, एनडीए पर। दोनों जगह बढ़त है। और जो शत्रपों की भी बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। तो आपने एड ऑन क्या किया? वही मैं कह रहा ये हूं। सवाल इंडिया के सामने मुंह बाए तो खड़ा है ना। वो मैं आदरणीय पंकज जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा। हम लोगों की आवाज पंकज जी ही ले जाएंगे विपक्ष तक। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरी स्थिति है, इस पूरी स्थिति का समाहार बहुत आसानी के साथ में, फुर्ती के साथ में किया जा सकता है। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर लोकतंत्र में संतुलन बनाना है, भारतीय लोकतंत्र असंतुलित हो गया है, हर चीज का सरकारीकरण हो रहा है, विपक्ष पूरी तरीके से न केवल हाशिए पर जा रहा है बल्कि अदृश्य होता जा रहा है। जब विपक्ष उभर कर सामने आएगा, सरकार के मुकाबले एक दूसरा संतुलनकारी ध्रुव बनाएगा, तभी तो लोकतंत्र संतुलित होगा। वरना देखिए, आगे के 5 साल जो हैं 24 से 19 तक आपको संसद की सीढ़ियों पर बैठकर नारे लगाते हुए 146 तो कर दिए ना निलंबित। वही मैं कह रहा हूं, आगे के 5 साल भी गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना देते हुए या सीढ़ियों पर बैठकर नारे लगाते हुए गुजरने वाले हैं, अगर ये नहीं किया तो। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभी 2 मेहमान खामोश हैं। पंकज, सीधा आपसे मुखातिब थे। अभय, मैं अभय जी की कई बातों से सहमत हूँ, आपकी भी कई बातों से सहमत हूँ, और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि जितनी गंभीरता और तेज़ी से काम होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो वो कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार है? कौन से पंडित जी को न्योता देना होगा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सामने लेकर आइए कि भाई इस बात पर लड़ेंगे हम? एक छोटी सी बात और, अभी संदीप जी के ही कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुमार भाटी ये कह रहे थे कि अभी हमारे ट्रक में हमने तो न्यूट्रल गियर डाल रखा है। अभी हम गियर डालेंगे तब देखना। तो वो गियर कब पड़ेगा भाई? जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो शिखर नेतृत्व होता है, उसकी जो मंशा होती है, वो नीचे ज़मीन पर उस तरह से उतर नहीं पाती। उसमें एक बड़े राजनीतिक दल में कई किस्म की दिक्कतें होती हैं, जो आप भी समझते हैं। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के शिखर नेतृत्व को इस मामले में बहुत तेज़ी से और बहुत सतर्कता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का करो या मरो वाली स्थिति है। और इस बार अगर कांग्रेस ने अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया तो देश में इससे बहुत हताशा फैलेगी। तो वो सही तरीके से भूमिका निभा रही है क्या? अब भारत न्याय यात्रा का ऐलान हो गया कल, विनोद भाई, और केसी त्यागी थे कार्यक्रम में, और मैंने सीधा सवाल पूछा, भाई ये विशुद्ध राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा है क्या? इसमें इंडिया गठबंधन के बाकी लोग कहां? और क्या वो होने चाहिए थे? केसी त्यागी का साफ कहना था साथ होते तो और बेहतर होता।
तो ये समन्वय कब बनेगा? अब कांग्रेस बैठी है, नागपुर में नीतीश बैठे हैं, दिल्ली में नीतीश यहां पर पैराग्राफ लिखवाते घूम रहे हैं, ऐड करवाते घूम रहे हैं, और कांग्रेस अपना विचारधारा की वहां पर बात कर रही है। देखिए, ये तो बात ऐसी है कि मैं अपने पूर्व वक्ताओं की बातों से सहमत हूँ कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते। देर तो हुई है, और निश्चित रूप से जो बातें अब हम लोग कर रहे हैं, शायद दूसरी बैठक में ही विजन डॉक्यूमेंट पे बात हो जानी चाहिए थी। हाँ। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कम से कम, चलो संयोजक आप बाद वो में जून में नहीं तो जुलाई में कर लेते, दूसरी बैठक में, अगस्त 31 और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई तब कर लेते। कितना समय लगता भाई? सीताराम येचुरी जैसे, जयराम रमेश जैसे पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोग हैं इंडिया गठबंधन में, एक से एक, मनोज झा और सारे लोग बैठ करके जो है बना सकते थे और बन जाता। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है, ये पंकज जी बेहतर जान पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो राजकुमार भाटी कह रहे थे कि गियर नहीं लगा, तो गियर क्यों नहीं लग रहा है? यह राग दरबारी वाली कहानी है कि गियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ, जो 3 विधानसभाओं में हार हुई है राज्यों में, उससे तो पहले कांग्रेस भयानक रूप से हताशा में आई। अब उस हताशा से उभरी है, और हताशा से उभर करके उन्होंने नागपुर में अपना एक बड़ा कार्यक्रम किया। वो अलग बात है कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुर्सी खाली दिख रही थी, आपके टीवी चैनल पर देख रहा हूँ कि कुर्सियां तो बहुत बड़ी, भीड़ तो अच्छी खासी है। तो खैर, मुझे लगता है कि अब वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, वो नागपुर में कर रहे हैं, ये तो व्यवहारिक चीजें हैं। अरे भाई, अब तो रोज इनको अक्रॉस द टेबल बैठकर माथापच्ची करने का वक्त आ गया। रोज नहीं, हर घंटे। ये अपनी माथापच्ची नहीं निपटा पा रहे। रोज नहीं, हर घंटे। हाँ। अब तो स्थिति ये है कि आपको घंटों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। 543 सीटों पर बंटवारा ऐसे ही हो जाता है। अब 31 दिसंबर की आपने बात की है कि 31 दिसंबर तक हम सारा फाइनल कर लेंगे। आज 28 दिसंबर है, 29, 30 बीच में 2 दिन है, 28 दिसंबर हो गया, आज का दिन निकल गया। तो अब वो क्या हो जाएगा, क्या घोषणा हो पाएगी, पता नहीं, उसमें भी संदेह है। नहीं, तो आपने एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, उसमें अशोक गहलोत भी हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं, मोहन प्रकाश भी। किससे मिल रहे हैं? कोई जानकारी मिली आपको? मैंने बहुत खंगालने की कोशिश की कि भाई किसी से मुलाकात हुई, तो वो किस बात का अलायंस कमेटी है? अलायंस कमेटी की एक बैठक तो हो चुकी है, ये भी जानकारी में है। नहीं, वो उनकी बैठक हो गई, वो मिले किससे? अब सवाल ये है। नहीं, वो किससे मिले तो वही जानेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अलायंस कमेटी क्या करेगी कि दरअसल असली कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़े रणनीतिकार की कमी है। हाँ। जो जैसे अहमद पटेल हुआ करते थे एक जमाने में, जो करते थे। अब ये तो पुरानी बात हो गई ना, आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह हैं, आखिर वो विंडो। अरे तो ये कांग्रेस का काम है ना। यही तो मैं कांग्रेस कमी बता रहा हूँ ना। हाँ। कांग्रेस की समस्या बता रहा हूँ मैं भाई, समस्या तो बतानी पड़ेगी ना, क्यों नहीं कर पा रही है। इसीलिए नहीं कर पा रही है कि वहां कोई, अब केसी वेणुगोपाल साहब हैं, बड़े अच्छे नेता होंगे राहुल जी की नजर में, खड़गे ने, लेकिन उनका उत्तर भारत की राजनीति से क्या लेना देना है? वो क्या नीतीश कुमार से बात कर पाएंगे, और क्या वो लालू यादव से बात कर पाएंगे, और अखिलेश, क्या अखिलेश से बात कर पाएंगे? ये उनकी सीमाएं हैं भाई। उसकी जगह चलो कमेटी बनाई है, उसमें मोहन प्रकाश बात कर सकते हैं, सलमान खुर्शीद हैं, ये लोग हैं, अशोक गहलोत है, लेकिन वो कमेटी भी देर से बनी है। और जो इंडिया अलायंस की जो कमेटियां बनी है तमाम, उनकी एक बैठक नहीं हुई। इंडिया अलायंस की आपको याद है, दूसरी बैठक के बाद कितनी कमेटियों की घोषणा हुई? हाँ, वो सचिवालय बनना था, कौन सी इमारत में है, कहाँ छिपा हुआ है? उनकी एक बैठक नहीं हुई अभी तक। तो मुझे लगता है कि बहुत देर कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है, इनको घंटों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, ये इनके लिए, सारे गठबंधन घटक दलों के लिए फायदेमंद हो सकती है अगर इसको सही ढंग से करें, क्योंकि ये बिल्कुल चुनाव के दौरान चल रही होगी यात्रा। ये तो एक तरह का रोड शो होगा। इसमें कांग्रेस को और ज्यादा रीच आउट करने की जरूरत है। अब कहा है कि जहां जहां जाएंगे वहां अपने सहयोगियों से हम उनको न्योता देंगे। अरे खुला न्योता होना चाहिए। न्योता तो दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, और इनका जो मॉडल है वो ये है कि जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के सारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और इंडिया अलायंस के नेता तो साथ चलेंगे। ममता को सिर्फ पश्चिम बंगाल तक महदूद क्यों करना चाहेंगे? उनको उड़ीसा भी ले जाइए, थोड़ा छत्तीसगढ़ और वो तो झारखंड के, और वही आ रहा था। नीतीश कुमार को आप यूपी में नहीं लेकर जाएंगे, मध्य प्रदेश ले जाइए नीतीश कुमार को। अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश नहीं ले जाएंगे, कुमार को आप गुजरात ले जाइए, पटेलों में अपील है उनकी। जयंत चौधरी को यूपी तक ही रखेंगे या राजस्थान में भी साथ लेकर जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि पंकज जी सारी बातें पहुंचाएंगे ऊपर, और शायद कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा जो है इसमें नहीं, पर इसमें जो ये बैठक हो रही है जेडीयू की, और कल राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, और जैसा मैंने जानकारी वो साझा की दर्शकों के साथ, उसमें नीतीश कुमार ने वो सारे जो ये कयास चल रहे हैं, ये अफवाहें चल रही हैं, वो औंधे मुंह पड़ने वाली हैं कल।
उन्होंने बीजेपी को विभाजनकारी बताया, बाकायदा वो पैरा ऐड करवाया, और साथ में इंडिया गठबंधन के बारे में भी बातें होंगी तफसील से, और सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला भी आने वाला है जी। तो कल क्या वो सामने, मतलब कि भाई ये है, अब ये करना है, क्या वो चीज होती दिखेगी या ये भी एक प्रस्ताव ही होगा? देखिए, अब मैं आपको सवाल पे आता हूँ। नीतीश कुमार दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली में नीतीश कुमार है कि अगर पटना में कार्यकारिणी की बैठक होती तो उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। यहाँ आके उन्होंने अपनी पुरानी जो भूमिका है, भले संयोजक न बने हो, लेकिन उन्होंने एक ब्लूप्रिंट सीट बंटवारे का रख देंगे कल वो एक इंडिया गठबंधन को लेकर के अपनी एक राय रख देंगे, और दिल्ली में होने की वजह से उसको नेशनल जो कांग्रेस नहीं कर रही, जो कांग्रेस नहीं कर रही, या कांग्रेस उनके साथ फिर कोऑर्डिनेशन करेगी, बात करेगी कि अगर उन्होंने रखा है कांग्रेस को करना चाहिए। इट्स अबाउट हाई टाइम ना। अब और बेसिकली इंडिया गठबंधन किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, क्या विचारधारा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे, ये कब बताओगे? देखिए, विचारधारा के बारे में तो अभय जी ने जो कहा मैं सहमत हूँ। विचारधाराएं हमेशा मोर्चे की नहीं होती हैं। एनडीए भी जब बना था तो जनता दल की अलग विचारधारा थी, रामविलास पासवान की, डीएमके की अलग, लेकिन मेन इशू थे उनको हटा कॉमन मैन प्रोग्राम की बात, कॉमन मैन प्रोग्राम की बात तो 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई थी। कॉमन मैन प्रोग्राम होना चाहिए। नंबर एक, आप सरकार पर जो हमले कर रहे हैं वो बिंदु रेखांकित होने चाहिए। वहां पर एक दक्षिणपंथी स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व की पैरवी करने वाला एक दल है, शिवसेना। उसके नहीं बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं। तो बीजेपी के बरक्स आपकी विचारधारा क्या है वो तो बताना पड़ेगा भाई। कांग्रेस की अपनी उसमें ये कह के गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं होगी, बीजेपी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं, विचारधारा तो होगी निश्चित रूप से, लेकिन जैसे कांग्रेस की विचारधारा है, मालूम है विचारधारा आपको है कांग्रेस की, भले आज उस पर कितना स्टिकर लगे, कांग्रेस की विचारधारा है। वो विचारधारा आमतौर पर जो दूसरे घटक दल है, लगभग सबकी वो विचारधारा है जनता दल, क्योंकि वो जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और उसका जो स्कूल है वो उसी स्कूल उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने का भी वक्त है। शिवसेना जरूर एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन वो भी काफी हद तक डाइल्यूट हो चुकी है। वो भी डाइल्यूट हो गई है। संजय, ये जो लड़ाई अब जो है ना, सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ताकतवर पार्टी, चुनावों में जनता क्या देखकर वोट देती है, मैंने आपको आखिर तक के लिए इसलिए बचाकर रखा, बाकी चर्चाएं तो हमने कर ली। चुनाव हार और जीत किन मुद्दों पर होती है? क्या विचारधारा में क्लैरिटी चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए? क्योंकि मैं चेहरे की बात नहीं करूंगा, बीजेपी तो हमेशा चाहेगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो कि मोदी के खिलाफ कौन, विपक्ष ने वो साफ कर दिया है। तो विचारधारा और मुद्दे, इनमें किनका पुट कितना होता है और चुनाव कैसे स्विंग होते हैं? देखिए संदीप, बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे लगता है कि विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम आम वोटरों की बात करते हैं तो विचारधारा जैसे हम समझते हैं, कागज पर विचारधारा, आपका एक मैनिफेस्टो है, पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, और उसमें आपकी क्या विचारधारा है उसको देख के कोई जनता वोट नहीं करती। लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन की जो असल समस्या इस वक्त दिखाई पड़ती है, और आज भी जो राहुल गांधी ने अपने इस नागपुर के अधिवेशन में जिन बातों का जिक्र किया, अब देखिए जो टीवी पे चल रहा है, पहला लाइन, बीजेपी में, कांग्रेस में लोकतंत्र है और बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, हाँ, गुलामी है, गुलामी है। अगर इन सारे मुद्दों को, और ऐसे कई चीजें हैं जिस बात का बार बार जिक्र कर रही है इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, चुनाव किस मुद्दे पर है? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संस्थाएं खतरे में है। मुझे लगता है ये सब कागजी बातें हैं, ये हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन इसकी हकीकत से जुदा नहीं है, पर ये हैं कागजी, ये चीजें हैं। हम और आप इससे वाक्य मतलब इस हकीकत को समझते हैं, लेकिन आम जनता से अगर आप बात करें, उसके लिए न तो बीजेपी में लोकतंत्र, न बीजेपी में लोकतंत्र खतरे में है, न देश लोकतंत्र में, न देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो ये जो तमाम चीजें हैं जिस पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर उनको वोट, उनको जो एडिशनल वोट चाहिए, जो कोर सपोर्टर हैं आपको वोट देंगे, लेकिन आपको एडिशनल वोट चाहिए, इन मुद्दों पर उन्हें वोट नहीं मिलने तो वाला ऐसे में न्याय की बात करते हैं, जो ये न्याय यात्रा और नारी, युवा, अन्नदाता, इन शब्दों पर वो जोर देते दिखेंगे आने वाले दिनों में, जो मेरी अंदर की जानकारी है। एक भरोसा, और हमने गारंटी की भी बात की, बीजेपी गारंटी की गाड़ी भी चला रही है। न्याय योजना कांग्रेस 2019 के चुनाव में भी लेकर आई, वो चुनाव के ठीक बीच थी। 72,000 रुपए सालाना किसानों को देने का वादा था, 6,000 रुपए महीना,
और बीजेपी ने 6,000 रुपए साल में दिए तो भी लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। तो इस बार एक न्याय, एक चीज जो दिख रही है विपक्षी गठबंधन की तरफ से कि ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं और इसमें वो बहुत सारी बातें अपने आप ही जुड़ जाती हैं। तो क्या ये गलती, ये कुछ भूल सुधार हो रहा है या ये भी अभी भी कुछ ज्यादा ही थियोक्रेटिक दिख रहा है? देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसको अगर आगे और बढ़ाऊं तो अब देखिए पूरा चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है। कोई एक पॉजिटिव बात नहीं है जिसका आपने जिक्र किया। जो नई यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी की, जिसको हम कह रहे हैं न्याय यात्रा, अगर इसके टुकड़े टुकड़ों में जनता के बीच में इसको परोसा जाए, समझाया जाए कि इस यात्रा से क्या होगा और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन क्या करना चाहती है। आपने कहा न्याय में नारी होगा, न्याय में युवा होगा, तो इनके लिए आपके पास पॉजिटिव एजेंडा क्या है? अगर इस बात को जनता के बीच में इंडिया गठबंधन ले जाए, कांग्रेस ले जाए और कम्युनिकेशन एक सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि पॉजिटिव एजेंडा आपको देना पड़ेगा। सिर्फ मोदी हटाओ, सिर्फ बीजेपी हटाओ क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, मुझे लगता है जनता इसके ठीक विपरीत समझती है। तो आपको एक पॉजिटिव नैरेटिव लेके आना पड़ेगा कि आप क्या ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। आप कहते हैं मोदी हटाओ, लेकिन जनता जिस बात का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं, जिससे हम इस कम से कम इसमें नहीं चर्चा कर रहे हैं चेहरा क्या होगा, लेकिन चेहरे को तो अगर आप किनारे कर दें, मुद्दा क्या है? आप हटाओ की बात कर रहे हैं, पर आप क्या लेके आकर जनता के लिए, युवाओं के लिए आप क्या लेके आएंगे? नारी और उसी में भरोसे की भी बात हो जाती है। गारंटी शब्द को कोऑप्ट कर लिया है बीजेपी ने। गारंटी दरअसल कांग्रेस लेकर आई। अभी सिद्धारमैया कल ताल ठोक रहे थे, ये 5वीं गारंटी भी मैंने कर दी, करके दिखाओ, पर गारंटी अब जुड़ गई मोदी के साथ। बिल्कुल, शब्दों का जो खेल है या आप जो कहें कि जो नैरेटिव्स है, आप देखिए अभी बहुत ही स्ट्रांगली इन शब्दों का या इस नैरेटिव को इस्तेमाल किया जाएगा 2024 के चुनाव में, जो इसका बार बार जिक्र होता है, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। हाँ। अब वो इतना इफेक्टिव दिखता है, इतना इफेक्टिव लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया जा रहा है कि भले ही कांग्रेस गारंटी दे रही है, इंडिया गठबंधन गारंटी दे रही है, लेकिन उसको उस तरह से पुरजोर तरीके से कहने में शायद असमर्थ है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी लोगों के जुबान में तो या लोगों के ज़हन में चला गया पड़ेंगे, नारे भी गढ़ने पड़ेंगे, विचारधारा भी पेश करनी होगी और मुद्दे वो शॉर्टलिस्ट करने होंगे। फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, वो तो थाली सजी हुई है मुद्दों की, पर उनमें से चुनकर क्या कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेकर आ पाएगा विपक्ष? लाएगा तो, पर देर तो नहीं कर देगा। लड़ाई जो है दिलचस्प होती दिख रही है, पर वो तो सिर्फ कागजों पर है क्या? ये सवाल बना रहेगा।